कहाँ? हैप्पी फॉर्म में। वेलकम टू हैप्पी शॉप। हैप्पी शॉप में सभी के लिए कुछ ना कुछ तो है, जैसे कि मम्मी पापा के लिए प्रीमियर क्वालिटी के ड्राई फ्रूट्स, दीदी के लिए इम्पोर्टेड चॉकलेट्स और बच्चों के लिए ढेर सारे यूनिक टॉयज। और हमारे न्यू अराइवल्स के लिए हमारी शॉप पर विजिट कीजिए। हैप्पी शॉप एट सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन नवाजुद्दीन में आप सभी का स्वागत है। हम खड़े हैं भिवंडी के शांति नगर में। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की संकल्प सभा थी और भिवंडी का जो शांति नगर इलाका है ये भिवंडी ईस्ट में आता है, लेकिन यहाँ पर भिवंडी ईस्ट की जो एमएलए है जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं वो यहाँ पे आज मौजूद नहीं थे। जब इस बारे में हमने अबू आसिम आजमी से बात की तो उन्होंने कहा कि आप जाकर उनसे पूछो कि वो क्यों नहीं आए। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं साफ नजर आ रहा है कि जनाब अबू आसिम आजमी जो कि समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है वो और उनके ही पार्टी के एमएलए, एक दो ही एमएलए समाजवादी पार्टी के महाराष्ट्र के अंदर, एक जनाब अबू आसिम आजमी और एमएलए रईस है, तो इन दोनों के बीच में शायद कुछ अनबन चल रही है या कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब अबू आसिम आजमी का जब भाषण चल रहा था तो मंच से भी उन्होंने कई ऐसे तीखे तंज किए जिससे ये पता चल रहा था कि वो तंज सीधा सीधा जो है रईस शेख पे जो कर रहे थे। और जब हमने उनसे पूछा तो भी यही कहा कि भाई उन्हें टाइम नहीं है, आप जाकर उनसे पूछो कि वो क्यों नहीं आ रहे हैं, वो मेरी सभा में क्यों नहीं आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बात समझ में आ रही है कि अबू आसिम आजमी और एमएलए रईस शेख के बीच में कुछ तो भी अनबन चल रही है। अब आते हैं पार्टी की तरफ के पार्टी जो संकल्प सभा रखी गई थी उसके अंदर अबू आसिम आजमी ने यही कहा कि वक्फ बिल जो वक्फ अमेंडमेंट बिल जो लेके आई है सरकार, वो मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाई है, मुसलमानों की जमीनों को हड़पने के लिए लाई है, मस्जिदों की जमीनों को हड़पने के लिए लाई है। इस वजह से उन्होंने कहा कि मुसलमानों को एक होकर जो है इस सरकार के खिलाफ या इस बिल के खिलाफ में अपनी आवाज को बुलंद करनी चाहिए। बाकी क्या कहा उन्होंने मीडिया के माध्यम से आइए सुनते। क्या कहना चाहेंगे? अरे आमिर जल्दी कर यार। भिवंडी मेरा घर है, भिवंडी मेरा गांव है। मैं जब मुंबई आया था, या मेरे वालिद जब आए थे मुंबई, तो सबसे पहले भिवंडी आए थे और मैं सबसे पहले जब इलेक्शन लड़ा तो भिवंडी से लड़ा। तो मैं भिवंडी बीच में नहीं आ रहा था कि मेरे लोग संभाल रहे हैं, लेकिन जो लोग संभाल रहे हैं ना वो कुछ सही रास्ते नहीं जा रहे हैं। वो लोगों छांट काट, इधर उसको निकाल उसको रख। तो मेरे जो पुराने आदमी जिन्होंने बड़ी मेहनत किया, अपना खून पसीना दिया पार्टी में, अगर उनका सम्मान नहीं होगा तो काम कैसे करेंगे? हम जो है ना अलगाववादी नहीं है, हम लोगों को जोड़ने वाले हैं। अब इसलिए मैंने तय किया कि मैं भिवंडी आऊंगा बराबर से, और जहाँ कुछ कमियां है उसको दूर करूंगा। और भिवंडी में हम दोनों सीटें चुन कर आए थे बिना कोई मेहनत किए हुए। हम इस भिवंडी 17 नगर से बिना मेहनत के चुन कर आए थे। तो अब तो हमारी पार्टी बड़ी हो गई है, अब तो और चुन कराएंगे इंशाल्लाह। भिवंडी में हमें काम करना है। आमदार साहब नहीं आए, उन्होंने कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ। अब उनकी मर्जी, उनसे पूछे क्यों नहीं आते? क्या भाई आपके भाषण में 30 नजर आ रही थी, आपकी जो शेरो शायरी थी इशारा कर रही थी, तो इशारा क्या था कहेंगे आप? इशारा समझ गया अब समझ लोगे आप, फिर क्यों पूछ रहे हैं आप? कुछ बातें होती है ना कि जरा बंद बात बोलनी पड़ती है। अगर समझे तो रात को नहीं, रात को रहने दीजिए, लेकिन ऐसा है ना कि पार्टी में ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी किसी की मोनोपोली नहीं है, पार्टी सैकड़ों हजारों आदमियों का नाम होता है। पार्टी में कोई एक आदमी डिसीजन नहीं लेता है। पार्टी का प्रोटोकॉल ये कहता है कि संगठन बड़ा है, अबू आसिम छोटे हैं, एमएलए छोटा है, एमपी छोटा है, मंत्री छोटा है, संगठन बड़ा है। अगर कभी भी अखिलेश यादव जी को मुंबई आना होगा तो यहाँ कितने भी मंत्री होंगे वो अबू आसिम को ही कहेंगे। अखिलेश यादव जी को आजमगढ़ जाना होगा तो वहाँ किसी से बात नहीं करेंगे। 10 एमएलए हैं, 10 एमपी है, वो बात किसे करेंगे? जिला अध्यक्ष वहाँ जो हवलदार यादव है उनसे बात करेंगे। फिर हवलदार सबको बुलाएंगे, कहेंगे भाई अध्यक्ष जी आ रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों को सब बंदोबस्त करना है। लेकिन यहाँ पे जो है ना ये चीज नहीं चली, गड़बड़ी इसमें चल रही, इसलिए मैं आया यहाँ पे। हसन भाई, संजय राउत ने कहा है, टिप्पणी की है कि हम सरकार के साथ हैं, लेकिन जो सरकार जम्मू कश्मीर में जो हमला हुआ है उसको लेकर सरकार कोई जिम्मेदारी नहीं ले रही, क्योंकि पिछली सरकारों में जो भी केंद्र मंत्री रहा है
है ना, गृह मंत्री रहा है, उसने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया है, लेकिन ये सरकार इसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल जिम्मेदारी लेना ही चाहिए। देखिए, जब कोई छोटा काम होता है, अच्छा होता है, तो ये लोग जिम्मेदारी लेके टीवी पे आते हैं, चिल्लाते हैं, चारों तरफ उसका श्रेय लेते हैं, और जब कहीं गड़बड़ होता है तो उसके सिर्फ अपना दामन झड़क देते हैं। मैं समझता हूँ कि इसमें सरकार को जिम्मेदारी लेना ही पड़ेगी, क्योंकि जब वहाँ पर आतंकवादी आए, आराम से लोगों को जात पूछा, लोगों को पैंट उतरवाया और उसके बाद उनको मारा और फिर चले गए, कुछ हमला नहीं हुआ, तो इसका मतलब सिक्योरिटी का लैप्स है। मैं सिक्योरिटी के लैप्स से मैं जिन जो मारे गए हैं उनके साथ हमारी पूरी हमदर्दी है, लेकिन उनकी हमदर्दी के साथ साथ हम ये पूछेंगे कि भाई इतना बड़ा वाकया हुआ तो इसमें सिक्योरिटी लैप्स क्यों हुई? सर, जो सरकार द्वारा जो सेंड करना है, सरकार नहीं तैयार हुई, इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, बुलानी चाहिए ना, बहस करना चाहिए। सरकार क्यों मुंह क्यों छुपा रही है? सरकार आगे जवाब दे कि भाई इसमें सिक्योरिटी लैप्स नहीं है, हमारी गलती नहीं है, सरकार पूरा काम कर रही है, बताए तो सरकार आगे ना। सर, जो जाति जनगणना है, अगर आप देखेंगे तो सरकार इस पर बहुत जोर दे रही है और एकाएक फैसला लाया गया। लोगों का कहना था कि इस्लाम में जातियों का एक तरह से देखा जाए तो वजूद नहीं है, लेकिन क्या सरकार जातियों में बांटना चाहती है? नहीं, ऐसा है कि अगर जाति जनगणना होगी तो सबको हिस्सा मिलेगा। हमारा पुराना नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। अगर हम इस मुल्क में 14% है, 15% है, तो 14-15% मुझे हर चीज़ में मिलना चाहिए। दलित पे 14-15-20% है, जितना भी उसको उतना मिलना चाहिए। ये नहीं मिल रहा है तो सामने खुल के आना चाहिए कि कुछ जातियों के साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, तो इसीलिए जाति जनगणना के जोर दिया जा रहा है कि जो यहाँ पे इंसाफ नहीं हो रहा है वो इंसाफ हो जाए। लेकिन अभी इन्होंने अनाउंस तो किया है, लेकिन इसमें इनके अफसर लोग गड़बड़ नहीं करना चाहिए और जल्दी शुरू होना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने पीडीए के तहत कितनी बार मांग किया, राहुल जी ने मांग किया, ये हमारे बहुत ज़माने से थी, लेकिन सरकार तैयार नहीं थी। अब क्यों तैयार हो गई सरकार समझे, लेकिन हमें खुशी है कि तैयार हुई है और ईमानदारी के साथ जाति जनगणना होगी तो इसमें समाज के दबे कुचलों को फायदा मिलेगा। मोहन भागवत जी मिले थे, मोहन भागवत जी आए, उनके ठीक बाद घोषणा की गई कि हम जाति जनगणना करवाएंगे। इसमें क्या उनका कोई रोल था? नहीं, मुझे नहीं मालूम क्या रोल है, क्या रोल नहीं, लेकिन मैं इसका स्वागत करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोई गड़बड़ी ना होने पाए। जातीय जनगणना शुरू की गई है, लेकिन महिला सुरक्षा कानून को लेकर सरकार बैकफुट पर दिख रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? सुरक्षा तो है ही नहीं, किधर सुरक्षा है? एमएलए मारा जा रहा है, 30-30, 35-35 केसेस वालों को मंत्री बनाया जा रहा है। कोई खासतौर से मुसलमान घर से जाएगा बाहर, वापस आएगा कि नहीं आएगा कुछ भरोसा नहीं है। दाढ़ी कुर्ता वाले ट्रेन में सफर करने से डर रहे हैं। आज मैं कहीं जा रहा हूँ ट्रेन में तो मुझे सब कह रहे हैं आसिम भाई 20 आदमियों के साथ जाइए, कुछ भी हो सकता है। ये आज आम आदमियों के दिलो दिमाग में है। फिर औरतों को तो और भी तसी, बम्बई में एक औरत का बुर्का पकड़ के कहा तुम जय सिया राम कहो, नहीं कहोगे तो पाकिस्तान भेज देंगे। इनके बाप का हिंदुस्तान है, उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अगर मैं मुसलमान अगर ऐसी कोई एक बात कर दूं तो शायद मुझे लोग मार डालेंगे। आसिम भाई, पहलगाम हमले को लेके जो लोग मृतक जो है उनको जो है 50 लाख रुपए जो स्टेट गवर्नमेंट ने ऐलान किया, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से कोई ऐलान नहीं। अब भैया और ऐलान कर देना चाहिए, उनको 50 लाख दे देना चाहिए। जो हमले हो रहे मुसलमानों पे नैनीताल में, हाँ वही तो मैंने कहा ना कि तो गलत हो रहा है ना। मैं प्रधानमंत्री जी से, मैं मोहन भागवत जी से, मैं होम मिनिस्टर साहब से चिल्ला कर गुहार लगा रहा हूँ कि साहब एक बार आप कहिए कि इस आतंकवाद में मुसलमानों का कोई कसूर नहीं। मुसलमानों ने सपोर्ट किया हिंदू भाइयों को। जब भी अयोध्या में, जब भी यहाँ पे इलाहाबाद में जो वो हुआ था, कुंभ हुआ था, उसमें जब भगदड़ मची थी, मुसलमानों ने जो काम किया वो हिंदू चिल्ला उनकी सराहना कर रहे हैं। आपका मुंह क्यों बंद है? आप चिल्लाइए, आप बोलिए। आरएसएस के लोग, बीजेपी के लोग, सांप्रदायिक लोग मुसलमानों को के बारे में कहें ये सच्चे देशवासी हैं। जब भी वक्त पड़ा इन्होंने हिंदुओं के साथ अपनी जान देने को तैयार हुए हैं। ये उनको कहना पड़ेगा, तब ये देश चलेगा, वरना ये देश टूट जाएगा। अमित शाह भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की बहुत पहले से मांग थी और अब सरकार कहीं ना कहीं इसको करवा रही है, तो क्या ये बिहार इलेक्शन और आने वाले कोलकाता इलेक्शन को लेकर तो नहीं कर रहा है? हो सकता है ये इलेक्शन कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मांग थी, पूरी मांग थी और ये मांग पूरी हुई है। कहते हैं ना कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। प्रेशर पड़ा, इतने दिन से अखिलेश जी चिल्लाते रहे, राहुल जी चिल्लाते रहे और अब मान गए
तो चलो दे रहा है, दुरुस्त है, इसकी हो, लेकिन इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। चाहे इसके लिए इलेक्शन पे करा, काइट पे करा, किया है क्या? हाँ? सरकार ने बिहार को टारगेट किया, बिहार इनके हाथ से छूट रहा था क्या? हो सकता है, अल्लाह करे छूट जाए। विशेष को निशाना बनाया जा रहा है, उसके बारे में क्या कहें? ये गलत हो रहा है ना। मैंने कहा ना कि चिल्ला चिल्ला कहिए कि मुसलमानों ने अच्छा काम किया इसमें। आप मुसलमानों को क्यों निशाना बनाते हैं? मुसलमानों ने इस देश के लिए कुर्बानी दिया है। अभी पहलगाम हो या जो इलाहाबाद का जो कुंभ हुआ, मुसलमानों ने खुल करके आगे आगे सबकी मदद किया है, और आप मुसलमानों को निशाना बनाते हैं। इस आगे लेकिन केंद्र सरकार अब तक कुछ खुलकर बोल नहीं पा रही है, तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, चुप्पी साधे हुए हैं, सिक्योरिटी का फेलियर है, इसलिए नहीं बोले। चलिए।